आदाब, मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं कहकर ही मानेंगे। दूसरे मरहले के लिए जो इंतखाबी तशहीर का शोर था वो थम गया है। बंगाल और असम में दूसरे मरहले के तहत वोटिंग होनी है और ये वोटिंग 1 अप्रैल को होगी। उससे पहले जिस तरह से धुआंधार तशहीर हुई बंगाल के लिए भी और असम के लिए भी, उसे अवाम ने सुना, देखा, समझा। दरअसल जब इंतखाबात का वक्त करीब आता है तो छोटे से लेकर बड़े से बड़े लीडर अवाम से मिलने गली मोहल्लों और शहरों तक, कस्बों तक जा पहुंचते हैं और अवाम के लिए यही एक मौका होता है पूरे 5 सालों में जब वो यह समझ पाए कि किसने वादे करके कितनी चीज़ें निभाई हैं और किसने वादे की सरासर खिलाफवर्जी की है। बहरहाल बंगाल में कुल 294 सीटें हैं। इनमें से पहले मरहले के तहत 30 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और अब दूसरे मरहले के तहत बंगाल में 30 सीटों पर वोटिंग होगी और बंगाल में तमाम 30 सीटों पर टीएमसी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। जवाब में बीजेपी ने भी तमाम 30 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि वहां कांग्रेस, लेफ्ट और कुछ और जमातें इत्तेहाद में हैं। वहीं असम की अगर हम बात करें तो असम में पहले मरहले में 47 सीटों पर वोटिंग हो चुकी थी। अब दूसरे मरहले में असम में 39 सीटों पर वोटिंग होनी है और ये सेंट्रल असम, इसमें कुछ हिस्सा लोअर असम का, कुछ हिस्सा अपर असम का और बराक वैली का हिस्सा भी आता है। अपर असम जो कहा जाता है उसके ज्यादातर हिस्सों पर पहले मरहले में वोटिंग हो चुकी है। तो दूसरे मरहले के तहत असम में कुल 126 सीटों में से 39 सीटों पर 1 अप्रैल को वोटिंग होगी और इस बार असम में भी बड़ा दिलचस्प मनाजर और बड़ा दिलचस्प नज़ारा है। वहां बीजेपी, एजीपी और यूपीपीएल, ये 3 जमातें हैं जो एक साथ हैं, जबकि पिछली बार एनडीए में कुछ और जमातें थी जिन्होंने इस बार पाला बदलकर यूपीए का साथ लिया है। यूपीए में इस वक्त वहां कांग्रेस है, एआईयूडीएफ है और सीपीआई और सीपीएम और बीपीएफ, ऐसी और कुछ जमातें हैं जो महाजोट के नाम से चुनावी मैदान में हैं। तो अवाम के लिए 2 ऑप्शन है, या तो वो महाजोट की तरफ जाए या वो एनडीए की तरफ जाए, या फिर एक और जो सीएए यानी जिसे असम में का कहा जाता है, सीएए की मुखालफत से वजूद में आई जमात राजौर दल और असम जातीय परिषद, ये जमातें ऐसी हैं जिन्होंने एक वहां पर तीसरा मंच तैयार किया है, तीसरा महाज तैयार किया है। तो जो असम में वहां के इलाकाई लोग हैं वो इन पार्टियों पर कितना भरोसा करते हैं, किस पर करते हैं भरोसा, किसका एतमाद, अवाम का एतमाद जीत पाने में कौन सी पार्टी होगी कामयाब, और क्या ऐसे जमीनी मुद्दे हैं जो वाकई वहां के लोगों के मसाइल हैं जिनसे उनकी जिंदगियां दो चार हैं। इस पर हम बातचीत करेंगे कि बंगाल में क्या है माहौल और असम में क्या है माहौल। आपको हम बता दें कि बंगाल में कुल 8 मरहलों में वोटिंग होनी है, जिसमें से सिर्फ अभी 1 मरहले के तहत वोटिंग हुई है। असम में कुल 3 मरहलों में वोटिंग होगी, जिसमें से पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है, दूसरा मरहला 1 अप्रैल को होगा और तीसरा मरहला फिर जो है वो 6 को होगा। तो अब हम सीधे रुख करते हैं अपने मेहमानों का। हमारे साथ जो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं हम उनका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ हैं प्रमोद स्वामी जो तर्जुमान है बीजेपी के, और प्रभात चंद्र तिवारी ये तर्जुमान है टीएमसी के, अभिजीत मजुमदार तर्जुमान है कांग्रेस पार्टी के, और प्रोफेसर विवेक सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है। सबसे पहले मैं स्वामी जी, प्रमोद स्वामी जी, आपके पास आना चाहूंगा। जो इंतखाब 2016 में था, चुनावी माहौल जो था, जो चुनावी मुद्दे थे, इस बार 2016 के बाद असम में 2021 में चुनावी मुद्दे क्या वही हैं या बदल गए हैं? क्या का साया पीछा कर रहा है या पीछे छूट चुका है? देखिए, हम जिस मुद्दों को लेके जा रहे हैं वो है विकास, सुरक्षा, सभ्यता और संस्कृति। अब विकास के नाम में एक समय सिर्फ असम में 60 सालों में सिर्फ 3 ब्रिज बने थे और आज 5 सालों में हमने 6 ब्रिज बनाए हैं। उनके समय में 60 सालों में 6 मेडिकल कॉलेज, हमारे समय में 5 साल में 6 मेडिकल कॉलेज और 1 एम्स, 20,000 किलोमीटर रास्ता। तो ये डेवलपमेंट जो काम जो हुआ है, उनके समय में 13 फाइनेंस कमीशन में उन्होंने 79,741 करोड़ रुपए आसाम को दिए थे और हमने 14 फाइनेंस कमीशन में 1,55,292 करोड़ रुपए आसाम को दिए हैं। तो आज जो विभिन्न जो डेवलपमेंट हुआ है वही हमारा मुख्य मुद्दा है, उसको लेकर के हम जनता के बीच जा रहे हैं। दूसरी बात सुरक्षा, सभ्यता और संस्कृति की। आज कांग्रेस पार्टी कहती है कि आसाम की जो पहचान है वो बदरुद्दीन साहब से है, तो हमारा ये कहना है कि आसाम की जो पहचान है वो बदरुद्दीन साहब से नहीं है। आसाम की पहचान श्रीमंत शंकरदेव,
महापुरुष माधव देव, भूपेन हजारिका, वीर लाचित बरफुकन, वीर चिल्ला राय और भारत रत्न गोपीनाथ बोरदोले, इन लोगों से आसाम की पहचान है। ठीक है। तो ये एक आइडियोलॉजिक विचारधारा की एक लड़ाई है जिसको हम जनता के पास अपने मुद्दों के साथ अपनी बात रख रहे हैं और अपोजिशन अपनी बात रख रहा है। अब जनता तय करेगी कि उसको किसके पक्ष में मतदान देना है। ठीक है। प्रबोध सोमवंत जी, आपने बात की संस्कृति की और क्षेत्रीय पहचान की, अस्मिता की, लेकिन इन्हीं मुद्दों को लेकर दो सियासी जमातें मैदान में आ गई हैं, रायजोर दल और असम जातीय परिषद, जो कि पिछली बार इंतखाब में नहीं थी। ऐसा क्या माहौल वहां बिगड़ गया कि वहां के क्षेत्रीय लोगों को दो नई पार्टियां बनाना पड़ गया? जो सबसे पुराना जो क्षेत्रीय दल था 1985 में, जिसने आसाम में कोर्ट पे साइन किया था, और उसके बाद जो दल बना था असम गण परिषद, जिसने 10 साल आसाम पे शासन भी किया था असम गण परिषद ने, वो आज हमारे साथ है। दो आपने जिन दलों का जिक्र किया, उन लोगों ने का आंदोलन के बाद में उन्होंने राजनीतिक दल खोला है। हमारी शुभेच्छा उनके साथ में है। अब जनता जनार्दन निर्णय करेगी कि उनको किसके पक्ष में मतदान देना है। हर व्यक्ति को अपनी आइडियोलॉजी के साथ में, हर संगठन को अपनी आइडियोलॉजी के साथ में चुनाव लड़ने का अधिकार है। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। चलिए, बहुत साफ वही साहब ने अपनी बात रखी है, बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर। हमारे साथ मौजूद हैं अभिजीत मजुमदार, जो तर्जुमान है कांग्रेस के। अभिजीत, मैं जानना चाहूंगा कि असम में क्या इस बार अलग है? जो मैंने सवाल बीजेपी से किया था वही सवाल आपसे करता हूं। असम में इस बार क्या अलग है? क्यों आपको ऐसा लगता है कि असम में इस बार आपका इक्तदार में आना, यानी सत्ता में आना, ज्यादा आसान है बनिस्बत बीजेपी के या एनडीए के? हमारा इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें कांग्रेस बहुमत से आएगा, विपुल वोट से आएगा। और अभी विकास का बात बोला, कहाँ विकास किया? 5 साल में एक भी इंडस्ट्री हुआ नहीं, नॉट ए सिंगल इंडस्ट्री। 5 साल में कुछ किया ही नहीं। जो आश्वासन दिया, जैसे बोला जो ब्रह्मपुत्र खनन होगा, ब्रह्मपुत्र खनन छोड़िए, ब्रह्मपुत्र का कुछ भी काम किया ही नहीं। 5 साल में ये लोग क्या किया ना? जो असम का इंडस्ट्री था, 2 बड़ा इंडस्ट्री, एक है नॉर्थ ईस्ट के लिए, उनका नाम ही था नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। उसको खुद का फायदा के लिए 4000 रुपया में बेच दिया, 4000 करोड़ रुपीस पे बेच दिया। और ये लोग जब पिछले साल आया तब तो बोला था जो यहाँ का जो 2 पेपर मिल है, एक बराक पेपर मिल और एक नौगांव पेपर मिल, दोनों पेपर मिल को वो लोग खुलेगा और वो लोग का जो एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉय है, वो लोग का मुख में हंसी फुटाएगा। दोनों पेपर मिल खुला नहीं, इवन जो वॉलंटियर रिटायरमेंट का जो सिस्टम है वो भी दिया नहीं। और उधर में 70 आदमी सुइसाइड करके मरा। इससे ज्यादा को भी हो ही नहीं सकता। जो वो लोग कोई काम नहीं किया, कोई विकास नहीं किया, कोई उन्नति नहीं किया। एक विकास किया, सिर्फ पोलराइजेशन राजनीति किया। हिंदू मुस्लिम, बंगाली हिंदू, बंगाली असमिया, मारवाड़ी असमिया, ये लोग का साथ कैसे जो शांति भाईचारा है उसको खत्म के लिए ट्राई किया। और जो बात है जो हम लोग कांग्रेस इस बार इसलिए बहुमत पे आएगा, एक तो हम लोग जितना 15 साल में जो काम किया, हम लोग उसको लेकर चलता है जो हम लोग क्या क्या काम किया। लेकिन ये लोग को भी खुद क्या क्या को भी बोलता ठीक है। मैं यही सवाल आपसे भी करना चाहूंगा। जो पहला फेज था उसमें तो चाय बागान मजदूरों का एक बड़ा मुद्दा था, उसमें अहम जातीय और जो क्षेत्रीय जो पहचान है, जो भाषा है, जो संस्कृति है, उसकी लड़ाई एक अहम मुद्दा था। लेकिन इस फेज में भी ये जो 2 दल हैं, रायजोर दल, असम जातीय परिषद, ये दल वजूद में यानी एग्जिस्टेंस में क्यों आए? अगर कोई पार्टी वहां पर सरकार इन चीजों को रक्षा कर रही थी संस्कृति की, तो ये दोनों दल क्यों आए? और इससे आपको कितना नुकसान है? इससे बीजेपी को कितना नुकसान है? एनडीए को कितना नुकसान है? देखिए, ये दल एक ही मुद्दा लेके आया, दोनों दल। जे ये दोनों ये लोग का साथ कांग्रेस एक चीज में सिर्फ उनका साथ मिल करके चला, वो है हम लोग तीनों दल हम लोग का विरोधी है। क्यों का विरोधी? जो CAA जो लेके आया, ये असम का जो चुक्ति है, असम चुक्ति को
खत्म करने के लिए ये आया। और ये जब आया था कुछ रोज पहले आपका हमारा माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह आया, वो बोला पब्लिक का बीच में, कितना झूठा बात बोला। जब 5 साल में कोई आंदोलन हुआ, 5 साल में आंदोलन, 5 साल में इतना बड़ा सीएलए का आंदोलन हुआ जिसमें 5 छोटा छोटा नौजवान जो शहीद हुआ, जिसको मार डाला, इसके ज्यादा। और इंटरनेट काट दिया, सब कुछ ठप हो गया, इंडस्ट्री ठप हो गया, आम आदमी बाहर नहीं निकल पाया। इससे बड़ा आंदोलन क्या होता। और ये बड़ा आंदोलन को लेके, सीए लेके, ये राजद दल और आपका जो एजीपी का जन्म हुआ। और ये जीपी जब था, एजीपी का जो 10 साल शासन किया, उसका 10 साल का जो मुख्यमंत्री है, जो 10 साल का जो असम गण परिषद का प्रतिष्ठापक है, उसको भी धोखा दे दिया। प्रफुल्ल महंतो को का विरोधी है बोल के उसको चुनाव में टिकट नहीं दिया, तो धोखा का ऊपर धोखा किया। ठीक है, तो ये धोखा हुआ। मैंने आप दोनों की बात सुन ली, प्रमोद स्वामी जी को भी मैंने सुना, और अभिजीत मजूमदार साहब। प्रोफेसर विवेक सिंह है हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। मैं आपके पास आता हूं विवेक सिंह साहब, आप असम के हवाले से मैं आपसे एक सवाल करूंगा, वो यही है कि एक पार्टी है जो अभी सत्ता में है, इख्तिदार में है, उसका कहना है कि हमने असम की क्षेत्रीयता, उसकी पहचान, उसकी संस्कृति की रक्षा की है। दूसरी पार्टी है जो यूपीए है, जिसमें कांग्रेस लेड अलायंस है, वो कहती है कि असम में ऐसा कुछ नहीं हो पाया। तीसरी तरफ ये देखते हैं कि रायजर दल, असम जातीय परिषद जैसी पार्टियां एग्जिस्टेंस में आ गई। तो ऐसी पार्टियों का एग्जिस्टेंस पे आना जो कि 2016 में नहीं थी, इस बार हैं, ये क्या कहानी है? ये सियासत, ये पॉलिटिक्स किस तरह की है और कैसे ये अलग है 2016 से 2021 का चुनाव? प्रोफेसर विवेक सिंह साहब, आप मेरी आवाज सुन पाए? जी जी बोलिए। जी मैं आपकी आवाज सुन रहा हूं। जी देखिए आजम जी, बहुत आखिर आगे क्यों आ रहे हैं? देखिए कहीं ना कहीं अगर मैं बात करता हूँ आसाम की खास करके, तो हमें देखना पड़ेगा और कई पैमानों पर देखना पड़ेगा। जब मैं देखता हूँ आसाम को, क्या वहां की इकोनॉमिक ग्रोथ पिछले 5 सालों में नहीं हुई है? बिल्कुल आसाम की इकोनॉमिक ग्रोथ पिछले 5 सालों में हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या नए पैमाने स्थापित नहीं किए? आसाम में बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया है। आज के मजदूरों पर, वहां के किसानों के ऊपर पूरी तरीके से फोकस किया गया है, और कहीं न कहीं जो स्टेट जीडीपी है उसको ठीक किया गया, उसको बढ़ा दिलाया गया है। तो आप जब देखते हैं जहां तक जो चाय बागानों के मजदूर है उनका जाए, या फिर डेवलपमेंट पर बात किया जाए, या फिर आप कृषि सुधार की बात किया जाए, हर फील्ड में मैं देखता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अच्छा काम किया है। तो हमें देखिए, कोई भी सरकार काम अच्छा करती है तो उसके अतिरिक्त होनी चाहिए। और जहां पर आज से 5 साल पहले आसाम था, और अगर आप देखिए आज, तो काफी प्रगति हुई है। तो यहाँ सिरे से नकार कर देना क्योंकि यूपीए का काम है, वो विपक्ष में है, वो ऐसा बोलेंगे और उनका धर्म उसका जो न्यूनतम मजदूरी है वो तो बढ़ा है नहीं, तो विकास कैसे किया? वो तो पिछले गवर्नमेंट का ये बोला था जो चाय बागान का न्यूनतम मजदूरी 356 रुपया करेगा, तो वो तो अभी तक 156 रुपया आया है, 50 रुपया बढ़ा, वो भी कैंसिल हो गया। तो किस हिसाब से बोल रहा है विकास हुआ है चाय बागान का? जी प्रोफेसर विवेक सिंह साहब, सिर्फ 26 रुपए बढ़े हैं डेली मजदूरी, डेली वेज ओनली 26 रुपीज, वो भी 5वें साल में आकर। देखिए हर सरकार 356 रुपया में आप सब कुछ नहीं बदल सकते हैं। नहीं, आपने कहा, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं, क्योंकि आप प्रोफेसर हैं, आप जो कहेंगे तो लोग समझेंगे कि आप बिल्कुल बहुत अच्छी और सही बात कर रहे हैं, सच्ची बात कर रहे हैं। ये सच्चा फिगर मैं बता रहा हूं कि 5वें साल में जाकर चाय बागान के मजदूरों का डेली वेज 26 रुपए बढ़ पाया। 26 रुपए, वो भी तब जब दूसरी पार्टी ने 5 गारंटियों का ऐलान किया तो दबाव में आकर बढ़ाया गया। नहीं, वो भी कैंसिल हो गया, वो भी अभी तक इंप्लीमेंट हुआ नहीं। मैंने कहा अगर हम ओवरऑल देखते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात, किसानों, मजदूरों और सभी, मेरा एक सवाल ये था प्रोफेसर विवेक सिंह साहब कि ये 2 पार्टियां वजूद में क्यों आती हैं, रायजोर दल और असम जातीय परिषद? ना इनको कांग्रेस पर भरोसा होता है ना बीजेपी पर, ये क्यों आती हैं वजूद में?
देखिए, तो एक और थर्ड फ्रंट बनाना है, क्योंकि इनको ना तो कांग्रेस पर भरोसा है, तो बीजेपी पर भरोसा है। लेकिन जो आपने 26 रुपए की बात किया, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और मैंने ये नहीं कहा कि 100% सब कुछ अच्छा ही किया है, सरकार है और कहीं ना कहीं उससे चूक हुई है, खास करके मजदूरी न बढ़ाना एक बहुत बड़ी चूक है। इसके अलावा अगर मैं और पैमाने पर देखता हूँ तो मैं पाता हूँ कि बीजेपी सरकार जितना कर सकती है। चलिए, ये अच्छी बात है, आपका ऑब्जर्वेशन है। प्रमोद स्वामी जी बेशक खुश हो रहे हैं। प्रमोद स्वामी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, आपका रिएक्शन ले लेता हूं, फिर जाऊंगा प्रभात चंद्र तिवारी जी के पास। प्रमोद स्वामी जी बोलिए। मेरे मित्र मजूमदार साहब कह रहे हैं कि हमने मजदूरी नहीं बढ़ाई। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि इन्होंने 60 साल शासन किया, इनके समय में मजदूरी चाय बागान की कितनी थी पता है? इसीलिए तो वो वहां से हटा दिए गए, इसीलिए कांग्रेस सेंटर से हटा दी गई, असम से हटा दी गई, आपको लाया गया। आपने कितना बढ़ाया? मेरे को पक्ष तो रखने दीजिए। 96 रुपए उनके समय थी, हमने उसको बढ़ा के 217 रुपया किया और 100 रुपया राशन का 270 रुपया अभी भी 156 रुपया है। और उस टाइम चावल दाल का प्राइस 1 रुपया 30 रुपया था, अभी दाल का प्राइस 150 रुपया हो गया। नहीं बोला, आप बदतमीजी मत करिए टीवी चैनल पर। आपका जब बारी आएगा पूछेगा तब जवाब दीजिएगा। बदतमीजी करना मेरे को भी आता है, बदतमीजी मत करिए। आप सुन लीजिए पहले बात को, आप जवाब दीजिएगा जब आपको पूछेंगे। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, आप नेशनल चैनल में है, थोड़ा भाषा का भी हो रहा है। आपको जब पूछेगा तब जवाब दीजिएगा, बीच में काय टोकते आप जवाब दीजिएगा ना, काय बदतमीजी करते हैं? क्यों गुस्सा आ रहा है? आप चुप रहिए, बीच में मत बोलिए, आप सुन लीजिए, आपका टर्न में बोलिएगा। मजूमदार साहब, मुझे लगता है वो डेटा सही बता रहे हैं प्रमोद स्वामी जी। अगर सही नहीं है तो मैं आपको पूरा मौका दूंगा जवाब देने का। मैं डेटा बता रहा हूं, मेरे को बोलने दीजिए ना। आप ऐसे तो डिबेट नहीं होगा ना। 8 लाख चाय मजदूरों को खाते तक नहीं खोले थे इन लोगों ने। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हमने उनको 8 लाख मजदूरों के खाते खोले और आज डीबीटी योजना के तहत डायरेक्ट धन उनके पास जा रहा है। इनके समय में राजीव जी ने खुद कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं और मात्र 15 पैसा जाता है, बाकी 85 पैसा इन कांग्रेसियों की जेब में जाता था। प्रमोद जी देखिए, देखिए समय ज्यादा नहीं रहता है, मैं आपको रिएक्शन का मौका दे रहा हूं। प्रमोद जी एक छोटा सा सवाल है, एक छोटा सा, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि बीते 5 सालों में आपने कितना बढ़ाया है? उसी पर ना मार्किंग होगी आपकी। इनके समय में ये छोड़ के गए थे 96 रुपया, हमने 2 बार इंक्रीज किया है और 217 रुपया किया, लेकिन अभी हाईकोर्ट में मामला चला गया तो उसपे जो एक बार रोक लगी है, लेकिन 217 के अलावा 100 रुपया जो है हमने राशन के उनको अलग से बस ठीक है। चलिए, आपका जवाब हो गया, आपका जवाब हो गया। मजूमदार साहब, आपको कुछ कहना है तो बताइए, बोलिए। सुनिए जी, ये लोग 50 रुपया जो बढ़ाया था वो भी प्लानफुल था, जो वो लोग मालिक का साथ मिलजुल के किया, कोई कैबिनेट मीटिंग में पास नहीं करके किया, इसीलिए 50 रुपया नहीं बढ़ा है। और हम लोग वो लोग को पूछिए, बीजेपी गवर्नमेंट को पूछिए, जे 5 साल में कितना नौकरी दिया, 5 साल में। ठीक है, जो मुझे पूछना था पूछ लिया मैंने, लेकिन अब मैं सीधे चलता हूं प्रभात चंद्र तिवारी जी के पास। टीएमसी के लीडर हैं, थोड़ी देर से जुड़े थे, इसलिए थोड़ी देर से मैं भी आ रहा हूं उनके पास। प्रभात जी, दूसरा मरहला 30 सीटों पर कितनी कामयाबी की उम्मीद कर रहे हैं आप? कामयाबी जो है हमारी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि यहां से हमारी खुद नेत्री ममता बनर्जी भी लड़ रही हैं, जो कि नंदीग्राम सीट है और 1 अप्रैल को उस पर वोट पड़ने वाला है जी। तो दूसरे राउंड के चुनाव में हम बहुत ही ज्यादा जो है पॉजिटिव है, क्योंकि हमारी नेत्री खुद वहां से लड़ रही है और नंदीग्राम जो है पश्चिम बंगाल में एक जाना पहचाना नाम है और उस आंदोलन से ममता दीदी जुड़ी हुई थी और पूरे पश्चिम बंगाल में जो आज उनका कारनामा हो रहा है, वो कारनामा 10 साल में उन्होंने किया है। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी डर गई हैं, पिछले 3 दिन से लगातार नंदीग्राम में है, कहीं और जा ही नहीं रही। देखिए, ऐसा है कि अगर वो वहां के प्रार्थी हैं तो वहां नहीं रहकर कहां रहेंगी, और अगर जब डरने वाली बात है तो अमित शाह साहब आज वहां क्यों नंदीग्राम में आ गए, मिठुन दा क्यों आ गए नंदीग्राम में? तो वो लोग नहीं डर रहे हैं क्या? तो वो तो वहां के उम्मीदवार हैं, तो उम्मीदवार अगर अपने क्षेत्र में नहीं रहेगा तो भैया वो कहाँ दिल्ली में पिकनिक मनाएगा? और लेकिन अमित शाह जी आ गए हैं, मिठुन दा आ गए हैं,
तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, जो है सेंसिटिव बातें नहीं करनी चाहिए। मैं सीधा बात कर रहा हूं कि पश्चिम बंगाल जो है मन बना चुका है, ममता दीदी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है और हम लोग दूसरे राउंड में भी लीड करेंगे। और इस तरह से 8 दफा का जो चुनाव है, दूसरे दफा के चुनाव में खुद नेत्री लड़ रही है और नंदीग्राम जो है वो जंगल महल का जो अंचल होता है और उस अंचल में ये चुनाव होने जा रहा है। तो हम लोग बहुत ही पॉजिटिव हैं। आमफन चुनाव, रिलीफ वर्क, पैसा, कट मनी, करप्शन, बहुत ज्यादा मामला उछाला गया है, क्या इसका असर पड़ेगा? आमफन तूफान जी, देखिए असर जो है काम का पड़ेगा, विकास का पड़ेगा, विकास का असर पड़ेगा, काम का असर पड़ेगा, क्योंकि 10 साल में ममता दीदी ने और हमारी सरकार ने काम किया है और उस काम के नाम पर हम लोग वोट मांग रहे हैं, विकास करने के लिए वोट मांग रहे हैं। और हम लोग जो है जुमला और भारत जलाओ पार्टी से डरने वाले नहीं हैं, हम लोग बखूबी से मुकाबला कर रहे हैं और ममता दीदी जम के लड़ रही है। आज जो है जी प्रमोद स्वामी जी, मैं आपके पास आना चाह रहा था। प्रमोद स्वामी जी, क्या आपका इधर जाना हुआ है क्या बंगाल में? कुछ कहेंगे आप बंगाल में कितनी मजबूती है इस तीसरे फेज में बीजेपी की? प्रमोद स्वामी जी, देखिए 7 साल में बंगाल के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा जी कि जिस तरह से ममता दीदी ने हिंसा को एक संस्थागत रूप देख करके अराजकता का वातावरण की महासृष्टि की है, उससे अब बंगाल वासी जो है वो निजात पाना चाहते हैं। और आप देखिए कि जब रिजल्ट आएंगे तो आपको पता चलेगा कि बंगाल की जनता ममता दीदी के जंगल राज से त्रस्त हो चुकी है और अब वो उस जंगल राज से मुक्ति चाहती है। इनके समय में न कोई डेवलपमेंट हुआ, न कोई विकास हुआ और जो भी चलिए ठीक है, ये तमाम दावे वादे, विकास हुआ नहीं हुआ, किसने कितना उजरत बढ़ा दी नहीं बढ़ाई, कौन सच्चा कौन झूठा, ये मुझे लगता है कि ये चूंकि हमें बातें तो करना होती हैं, लेकिन जो इलाके की आवाम होती है शायद उसी पर ये मुनहसर होता है कि वो कितना जमीनी हकीकत से वाकिफ है और वो अपने इंतखाबात के मौके पर अपने लिए किए जाने वाले वादों से कितना वो मुतासिर होती है या नहीं होती है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।